हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने कूलाम्स लॉ पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक जो उसमें आया था परमिटिविटी। तो जो परमिटिविटी है, आज हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। परमिटिविटी होता क्या है? तो कूलाम फोर्स जो है टू चार्जेस के बिटवीन, जो कूलाम फोर्स होता है, सपोज दैट एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। जब हम लोग उनको एयर में रखेंगे, जब उन दोनों के बीच में एयर होगा, तो तब जो फोर्स उन दोनों के बीच में लगेगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने बात किया था कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट, और जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये है क्या चीज? फ्री स्पेस का मतलब ये हो गया कि जब उन दोनों के बीच में या तो एयर है या वैक्यूम है, तब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम होगा। आप लोग इसको ऐसे समझो कि जैसे एक स्पीकर और एक लिसनर है। जब उन दोनों के बीच में मीडियम कुछ ना हो, मतलब एयर हो बस, तो तब लिसनर को जो है स्पीकर का साउंड बड़े अच्छे से सुनाई देगा। लेकिन उनके बीच में अगर हम लोगों ने किसी दूसरे मटेरियल को रख दिया, एक वॉल आ गई, तो तब उनके बीच उसको जो लिसनर होगा वो स्पीकर को ढंग से नहीं सुन पाता, या उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो सेम थिंग्स इसमें भी होता है कि टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स का इफेक्ट कम होगा या ज़्यादा होगा जब हम लोग उन दोनों के बीच में कुछ मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट आपका आता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसका जो वैल्यू होता है 8.8542 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये फिक्स है, कांस्टेंट हो गया। अब सेम थिंग्स, अगर हमने इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, मतलब मीडियम मतलब जैसे व्हाट इफ सम मीडियम लाइक वाटर, ग्लास और पेपर प्लेस बिटवीन द चार्जेस, क्या होगा? क्या फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगा, या फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है CBSE के लिए। तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है कि इफेक्ट क्या होता है मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे। वेन एवर वी इंट्रोड्यूस अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। देन suppose that again these two charges Q1 and Q2 placed at same distance are, but we introduce any medium like water, glass, paper, etc. Then the force between them will be Fm. Fm means medium, force in medium, 1/4 pi epsilon Q1 into Q2 upon R square. Now again we introduce a new term epsilon. We have reduced 0, epsilon naught, 0 reduced, and we simply called it epsilon. This is called permittivity of the medium. Then will force in air is greater than force in medium? कहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा? जब एयर होगा या जब मीडियम कोई हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक्सपेरिमेंटली आपका प्रूफ हुआ है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर होगा तो मैक्सिमम होगा, या एयर या वैक्यूम होगा तो मैक्सिमम होगा, और जब हम लोग किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो फोर्स का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। गॉट इट? नाउ we can define simply permittivity. Permittivity is a property of the medium which determines the electric force between two charges situated in that medium. This is simply define the how much force will be act between these two charges whenever any medium introduced between them. The SI unit of permittivity is Coulomb square per Newton meter square, which is we can find from 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Now
Again, we can define relative permittivity or simply dielectric constant or specific inductive capacity, and it is denoted by K, and K is equal to force between two charges in vacuum. It is the ratio of force between two charges in vacuum to the force between the same charges in that medium. That is equal to FO upon Fm. FO means force between two charges in vacuum, and Fm means force between two charges in that medium, and it is denoted by epsilon r, and which is equal to epsilon upon epsilon naught. That means permittivity of the medium to the permittivity of free space. This is called dielectric constant K. This is the very important terms in electrostatic, and it will, for example, value of K in medium or vacuum और एयर इज 1, ये आपका 1 होता है, बट द वैल्यू ऑफ के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 80. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. फोर्स बिटवीन टू point electric charges kept at a distance d apart in air is F. For example, if the charge are kept at the same distance in water, how does the force between them change? And K is equal to 80. अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच में हम लोगों ने एयर को रखा है, डिस्टेंस सेम है, तो तब अगर फोर्स F है तो क्या फोर्स की वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा अगर उनके बीच में हम लोग एक वाटर को रख दें? एंड सोल्यूशन विल बी, क्या सॉल्यूशन होगा इसका? इफ F फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, देन फोर्स बिटवीन देम इन वाटर, बिकॉज K इज इक्वल टू F O अपॉन एफ एम. तो एफ एम इज इक्वल टू जाएगा F अपॉन K, और K का वैल्यू 80 है, तो वाटर में जो फोर्स होगा वो रिड्यूस जाएगा 1 अपॉन 80 टाइम्स. गॉट इट? ये आपको ध्यान में रखना है. फोर्स मैक्सिमम होगा वैक्यूम में और एयर में, अदरवाइज फोर्स का वैल्यू कम होता जाएगा. जैसे जैसे भी हम लोग इसको यूज करेंगे ना, मीडियम का यूज होगा. अब बात आती है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार 2 पॉइंट चार्जेस ही हों. कई बार मल्टीपल चार्जेस आ गए, बहुत सारे चार्जेस आ गए, और हमको किसी एक पॉइंट पर चार्ज का वैल्यू निकालना और फोर्स का वैल्यू निकालना है. किसी एक चार्ज पे हमको पता करना है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा. तो तब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग अप्लाई करते हैं, और ये फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट वी हैव अ चार्ज Q. दिस इज चार्ज Q, and there are number of charges around it. For example, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Qn. For example, there are n charges around it which are at different distances from it. जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल 1 का R1 हो गया, R2, R3. तो नेट फोर्स क्या होगा? जो ये Q चार्ज है, इस पे इन सारे चार्जेस के थ्रू कितना फोर्स लगेगा? तो वो फोर्स लगेगा आपका, इट इज सिंपली वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस. जैसे Q1 ने फोर्स लगाया F1 फॉर एग्जांपल, Q2 ने फोर्स लगाया F2, Q3 ने फोर्स लगाया F3 एंड सो ऑन. दैट्स मीन तो जितने भी चार्जेस के चारों ओर हैं, तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम होगा. वेक्टर सम का मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे, और तब जाकर के इसका नेट फोर्स आएगा. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू दीज चार्जेस इंडिविजुअली एट दैट चार्ज. उस चार्ज पे जो होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है. इस पे क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू. 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side as shown in figure. For example, ये 3 charges हैं. एक इक्विलेटर ट्रायंगल है ए बी सी, एंड 3 चार्जेस प्लस Q माइनस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स. तो आपको ये पता करना है कि आपका ए पर नेट फोर्स कितना लगेगा, और डायरेक्शन भी दे रखा है, इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू BC. BC जो है उसके नॉर्मल पे, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, नेट फोर्स क्या लगेगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क समझो. आप लोग इसको फाइंड करना है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग जाएगा, बड़ा अच्छा है. यहाँ पर हर एक एंगल
आपका 60 डिग्री का होगा। नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया चार्ज होता है, बॉडी चार्ज, चार्ज बॉडी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में हमको फोर्स लगाना है, तो वो फोर्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कूलाम्स लॉ हम लोगों ने बात कर लिया है। अब बात करते हैं कि किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेथड हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड आपको बताइए, एक ग्लास रॉड है, इसको हम लोगों ने सिल्क क्लॉथ से रब करा तो सिल्क पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इक्वल अमाउंट में चार्जेस आते हैं और ये चार्जेस होता है फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको हम लोग। ये पहले स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है। इसके पीछे रीजन क्या था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपका ग्लास रॉड से इजिली एस्केप होकर के सिल्क पे चला जाता है। फ्रिक्शन के वजह से जो एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस होता है, वो एनर्जी ग्लास रॉड में के जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। क्वांटम थ्योरी से हम लोग इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और तब वो आपका सिल्क पे चले जाते हैं। तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, जिसका फंक्शन वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उस बॉडी पर वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसमें आपका फ्रिक्शन मेथड में सेम अमाउंट का चार्ज डेवलप होता है। ग्लास रॉड पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आपका सिल्क क्लॉथ पे आ जाएगा। ठीक है। सेकंड मेथड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये आपका एक इंडक्शन मेथड, इंडक्शन का मतलब आपका मोटिवेट होना हो सकता है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इंड्यूस्ड होना बोल सकते हैं इसको, है ना, इंड्यूस होते हैं इसमें। The phenomena of temporary electrification of a conductor in which opposite charge appear at its closer end and a similar charge appear at its farther end in the presence of nearby charge body। एक अनचार्ज बॉडी है, उसको हम लोगों ने टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, मतलब उस पर चार्ज डेवलप करना है। ठीक है। और एक चार्ज बॉडी है, उसके नज़दीक ला करके उनको एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं लाना है। तो उस मेथड को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। इसको आप लोग देखो कैसे यहाँ पर है। सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टिंग रॉड। अभी इस पर हमने चार्ज डेवलप करवा दिया है, लेकिन यहाँ पर एक कंडक्टिंग रॉड है और ये आपका एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है। इसके नज़दीक हम लोग एक पॉजिटिवली ग्लास रॉड लाए। जब हम लोग इसमें पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इसके नज़दीक लाएंगे, इसमें सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इस रॉड जो कंडक्टिंग रॉड है इसके जो आउटर सरफेस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब अट्रैक्ट होंगे तो किधर के हो जाएंगे, वो इसके एंड ए पे आ जाएंगे, ये आपका ए पे आएंगे जितने भी नेगेटिव चार्ज थे। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो एंड ए पे आ गए, तो एंड बी पे कैसा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अभी भी जो एक कंडक्टिंग रॉड है ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने ए पर नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही बी पर पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो अभी हम लोग इसको ये नहीं कह सकते कि एक चार्ज बॉडी हो गया। हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अर्थिंग कर देते हैं। जैसे बी एन को हम लोगों ने अर्थ पे कनेक्ट कर दिया, जैसे हम लोग बी को अर्थ पे कनेक्ट करेंगे तो जो अर्थ, इसका अर्थिंग हो जाएगा। अर्थिंग पता होगा आप लोगों को, अर्थिंग का मतलब होता है कि जो एक्सेस चार्ज होता है वो ग्राउंडेड हो जाता है, अर्थिंग हो जाता है उसका। ये भी कह सकते हैं कि अर्थ से नेगेटिव चार्ज बी एंड पे आएगा और वो इसको बैलेंस कर देगा, और फाइनली जो कंडक्टिंग रॉड है वो कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हमने इनको विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, जो एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड था उसको केवल नज़दीक लाए, और नज़दीक लाने पर ए पर नेगेटिव चार्ज आ गया और बी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और बी को हम लोग जब अर्थिंग करेंगे तो बी का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा या एक न्यूट्रल हो जाएगा, तो टोटल इस कंडक्टिंग रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस मेथड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड है, इंडक्शन मेथड है, इसमें आपका इक्वल अमाउंट में चार्ज आता है लेकिन अपोजिट चार्ज अपेयर होते हैं। तो ये आपका टॉपिक था। थैंक यू।